हेलो बच्चों। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर केरला का फॉर्म आया हुआ है, भरें या ना भरें। तो पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तुम्हें सही लगे तो भर लेना बच्चे। केरला में इस नाम से फॉर्म आता है KEAM 2024। पूरा नाम ये होता है इसका, केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जितने भी इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं सब इसी कैटेगरी के आते हैं, अंदर आते हैं। जैसे MBBS में एडमिशन लेना है या मेडिकल कोर्सेज में किसी में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ इसकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तब आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट जाके सबसे पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, तभी आप इस फॉर्म को भरें। ये इसकी वेबसाइट है www.cee.kerala.government.in। इस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब मैंने कुछ बेसिक सी बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर बच्चे ये सारे कोर्सेस आते हैं, ठीक है नहीं। मेडिकल कोर्सेज ये सारे इसी के अंदर आते हैं, वेटनरी कोर्सेज भी आता है, BVSC एंड AH, ठीक है नहीं। फिशरी कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज में BTech बायोटेक, इन सब की काउंसलिंग नीट के एग्जाम से हो जाएगी। आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बी फार्मा करना चाहते तो वो नीट के अंदर इसके थ्रू नहीं होगा, इसका अलग से एग्जाम होता है बच्चे, ठीक है नहीं। और यहाँ पे KM के अंदर मेनली इंजीनियरिंग का ही एग्जाम होता है, बी फार्मा के लिए भी अलग से एग्जाम होता है, नाटा करके उसके थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है नहीं। अब इसका एप्लीकेशन 27 मार्च से ओपन हो गया है और 17 अप्रैल तक ओपन रहेगा। और इसका जो आपको लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट है वो 1-2 दिन और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है नहीं। लेकिन लास्ट आप 17 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर देंगे इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है साहब। इसकी एग्जाम डेट है, जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उनको 1 जून से 9 जून के बीच में एग्जाम डेट लेनी पड़ेगी, ठीक है साहब। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं है, ठीक है नहीं। अब इसमें एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट यही आ जाती है बच्चे। एलिजिबिलिटी को 2 क्राइटेरिया में बांटा गया कि कुछ केरला वाले लोग और जो केरला से बाहर के हैं। केरला के अंदर से कौन से होंगे, कौन केरला वाले होंगे, जिनकी ओरिजिन केरला, वहाँ से रह रहे हैं, वहीं पे उनका जीवन चल रहा है, आधार कार्ड केरला का बना हुआ है, तो वो सब केरलाइट होंगे जिनकी ओरिजिन केरला की। ये केरला वाले सारी सीट्स के लिए यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे, सारे टाइप के कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। बट वहाँ पे कुछ ऐसे जिनके मम्मी पापा ऑल इंडिया सर्विसेज में होते हैं, जैसे IAS हो गया, PCS हो गया, इन सब के बच्चे वहाँ भी पढ़ते हैं, तो ये भी केरला वाइट वाले इसी कोटा के अंदर आएंगे। बट ये किसी भी तरह के कोटा के लिए जो कंसेशन मिलता है वो नहीं इनको मिलेगा, ठीक है साहब। नॉन केरलाइट की बात की जाए तो ये इसमें 2 कैटेगरी, NK1 और NK2, ठीक है ना। NK1 और NK2। NK1 में वो लोग आएंगे जिनके पेरेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब कर रहे हैं या डिफेंस सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चे जो होंगे वो इस कैटेगरी NK1 में आ जाएंगे। या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ केरला में कम से कम पिछले 2 साल से काम कर रहे हों, गवर्नमेंट ऑफ केरला के अंडर में कोई पुलिस विभाग में या किसी भी तरह के विभाग में काम कर रहा है, तो उनके बच्चे भी NK1 कैटेगरी में आ जाएंगे। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है नहीं, उसके पेरेंट चाहे केरला में रह रहे हो चाहे ना रह रहे हो, बट वो केरला में पढ़ाई किया हो कम से कम 5 साल, अपनी 12 साल की स्कूलिंग में उसने कम से कम 5 साल की स्कूलिंग वहीं से केरला से की हो, एटलीस्ट 8 to 12 तो वहाँ से की हो, तभी वो इस कैटेगरी में फिट हो सकता, नहीं तो वो इस कैटेगरी में बैठे होगा। तो इनके अलावा जो भी बचेंगे वो NK2 कैटेगरी में फिट होंगे। अच्छा, अगर किसी को SC, ST, OBC या EWS कोटा को लेना है कि इनके लिए, तो वो सिर्फ इसी कैटेगरी वाले हो सकते हैं साहब, बाकी सबके लिए वो सारे कोटा एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब जो NK2 कैटेगरी, ये एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की सीट्स के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे सिद्धा, चाहे BSMS, यूनानी यानी कि BOMS के लिए। बट ये इन 2 कोर्सेज में वो एलिजिबल तभी होंगे जब केरलाइट और NK1 कैटेगरी वालों को सीटें मिलने के बाद भी सीटें बच जाएंगी, तब आप इनके थ्रू काउंसलिंग करा सकते हो। नहीं तो आप NK2 कैटेगरी में बैठ रहे हो तो आप ये कोर्सेस में तब तक आप इसकी गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते हो जब तक यहां से बच नहीं जाएगी, ठीक। लेकिन आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आप NK2 कैटेगरी में आते हो। आप सिर्फ 15% सीट्स जो कि प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट उसको सेल्फ फाइनेंस, मतलब कुछ पेमेंट उसमें गवर्नमेंट का होता है, तो सेल्फ फाइनेंसेस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी 15% सीट के लिए एलिजिबल है। और जो सेल्फ फाइनेंसेस कॉलेजेस हैं 19 है,
2019 के अंदर लगभग 2600 के आसपास सीटें, और 2600 सीटों का अगर अपन 15% निकालें तो लगभग 390 सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो 390 एमबीबीएस की सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इन मेडिकल कॉलेज की जो फीस है लगभग 8 लाख एक साल की, सिर्फ ट्यूशन फीस, उसमें हॉस्टल फीस और अदर फीसेस को जोड़ दोगे तो 10-11 लाख पर एनम ये फीस का खर्चा आता है। बस इतना फ़ायदा है कि बाकी यूपी के और बिहार के मेडिकल कॉलेजेस से इनकी फ़ीस थोड़ा कम रहेगी। वहाँ की फ़ीस 15 लाख 17 लाख होती है, तो यहाँ पे 8-10 लाख तक जाएगी। तो भरने में ये फ़ायदा होगा। अगर किसी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए और कम चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तब ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है नहीं। और आप प्रोस्पेक्टस जरूर डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू, और पढ़ते रहो, खुश रहो।